महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ ही खेला हो रहा है। पार्टी में भगदड़ जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दिग्गज नेता दल बदल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सहयोगी दल भी आंखें दिखा रहे हैं। शाह और मात के इस खेल में इंडिया गठबंधन बीजेपी और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और आज हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। रोज किसी न किसी नेता के पार्टी छोड़ने की खबर सामने आ रही है और अब एक बार फिर बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बगावत कर दी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गावित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने, भाई राजेंद्र कुमार गावित नंदुरबार पालगढ़ सीट से सांसद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो गावित विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। वह शहादा तालोद विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन राज्य बीजेपी की तरफ से उन्हें मैसेज भेज दिया गया कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी पहले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और अब विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिल रहा था। तो बीजेपी की तरफ से इस सीट पर वर्तमान विधायक राजेश पांडवी को उतारने की तैयारी है। इसी से गावित ने पाला बदलने की तैयारी कर ली। यानी कि गावित को जैसे ही पता चला कि फिर से उनका टिकट कटने वाला है तो उन्हें अब बीजेपी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। अब दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या फिर वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी तरीका कोई भी हो, लेकिन गावित अब बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजेंद्र गावित 2018 तक कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में चले गए। 2018 में पालगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र गावित को टिकट दिया और वह जीत भी गए, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी भी चुनाव में टिकट नहीं मिला। फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता है। तय है अब कांग्रेस में जाने की अटकलें इसलिए लग रही है क्योंकि वह कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी का झटका पालघर में ही नहीं लगा है बल्कि भीड़ में भी उसे करारा झटका लगा है। यानी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, क्योंकि एक और जब बीजेपी के दिग्गज नेता बीजेपी को झटका दे दिया तो बीजेपी के दिग्गज नेता पंकज मुंडे की करीबी नेता राजा भाऊ फड़ ने छोड़ दिए। उन्होंने शरद पवार की जो है दामन थाम लिया है। उन्होंने शरद पवार की मौजूदगी में शरद पवार का दामन थाम लिया है। फिर फड़परली इलाके में सरपंच रहे हैं और वह पिछले 25 साल तक राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष रहे हैं। अब पंकजा मुंडा के चुनाव लड़ने पर फड़ ही उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी संभालते थे। फड़ के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शरद पवार उन्हें खुद पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब कहा जा रहा है कि पवार उन्हें परली सीट से चुनाव लड़ाए। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाई बहन के बीच मुकाबला हुआ था। बीजेपी के तरफ से पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में थी तो एनसीपी में पंकज के चचेरे भाई धनंजय मुंडे को उम्मीदवार बना दिया गया था और इस लड़ाई में जीत हुई धनंजय मुंडे की। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी तो शरद पवार ने धनंजय को मंत्री बनवाया था, लेकिन एक साल पहले अजीत पवार ने जब एनसीपी में बगावत की तो धनंजय पवार के साथ चले गए और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और शिंदे सरकार में मंत्री बन गए। पवन धनंजय के दल बदल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने धनंजय से बदला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। कुछ दिन पहले तक तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे बीजेपी को छोड़कर एनसीपी में जा सकती है, क्योंकि एनडीए की तरफ से परली सीट जहां से धनंजय विधायक हैं वो अजीत गुट को देना तय माना जा रहा था। पंकज की शरद पवार से इसको लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई थी, लेकिन पंकजा मुंडे को विधान परिषद भेजकर उन्हें अपने पाले में बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन पंकजा को भी इस बात का एहसास है कि अगर वह जनता के बीच चुनकर नहीं गई तो उनके लिए भविष्य की राजनीति मुश्किल में पड़ जाएगी। पंकजा को यह भी एहसास है कि अगर एनसीपी अजीत गुट की टिकट पर धनंजय मुंडे एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे तो फिर उनके लिए परली में अपने लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो जाएगा। दावा यहां तक किया जा रहा है कि पंकजा किसी भी कीमत पर यह सीट जो है अपने भाई को जीतते हुए नहीं देखना चाहती है। इसके लिए उन्होंने राजा भाऊ फड़ के सहारे बड़ा दाव खेल दिया है। यानी कि राजनीति में जानकार यह कहना चाह रहे हैं कि यह दावा कर रहे हैं कि फड़ जो गए हैं शरद पवार के गुट में वह कहीं न कहीं पंकजा के इशारे पर ही गए हैं।
फड़ के सहारे चुनाव धनंजय के साथ खेल करने की तैयारी पंकजा मुंडे कर ली है। अगर धनंजय चुनाव हार जाते हैं तो पंकजा को पता है कि 2029 में उनके लिए मैदान खुल जाएगा। इस बीच फड़ ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोलकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। फड़ ने दावा किया है कि पर्ली में राजनीतिक उत्पीड़न का माहौल है। एक भी कार्यकर्ता जो है झूठे मामले से नहीं बचा है। जब कोई भी विपक्षी पार्टी में शामिल होता है तो उसके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किए जाते हैं। मेरे खिलाफ भी फर्जी मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन लोग पवार साहब के साथ हैं। फड़ ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे पर पर्ली के विकास के लिए दिए गए सार्वजनिक धन को हड़पने का भी आरोप लगा दिया। तो शरद पवार ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 400 पार की नारा देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वह 240 तक भी पार नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री 400 पार कहते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वह सिर्फ 240 सीटों तक ही पहुंचे। जिन लोगों ने हमारे नाम पर चुनाव जीता और सरकार बनाई, उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम तब तक आराम से नहीं कर रहेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम सरकार नहीं बदल देते हैं। तो शरद पवार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह चैन से नहीं बैठेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी का चैन जो है पहले ही से ही उड़ चुका है। बगावत तो उसके पहले से ही परेशानी बढ़ाई हुए है। एनडीए में सीट बंटवारा उसकी परेशानी का कारण है, अलग से बना हुआ है। दरअसल जिस तरह से एनडीए के अंदर सीटों के लेकर खींचातान मचा हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में एनडीए बिखर सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वह 160 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। 15 सीटें उसे छोटे दलों के लिए अलग से चाहिए, यानी शिंदे और जीत गुट को देने के लिए बीजेपी के पास 113 से 115 सीटें ही बचती है। और इसमें से अगर दोनों के दावों को देखें तो शिंदे 90 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार की दावेदारी 80 सीटों पर यानी 170 सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों का दावा है। अब बीजेपी के लिए ऐसे में सीट बंटवारा बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस बीच अजीत पवार ने तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वह छोटे दलों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण एक बात साफ हो गई है कि अगर अजीत गुट के मन माफिक सीट नहीं मिलती है तो एनडीए छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। अगर बीजेपी अजीत गुट की मांग पर नहीं झुकती है तो फिर उसे शिंदे सेना की मांग में बंधनी पड़ेगी। और फिर देवेंद्र फडणवीस यह बात खुद ही कबूल कर चुके हैं कि शिंदे सेना को वोट बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है। अगर शिंदे अलग हुए तो उनका वोट भी अलग हो जाएगा और बीजेपी का बड़ा झटका लग सकता है। यानी यह साफ है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल खड़ी होने वाली, और सर्वे रिपोर्ट से पहले ही यह दावा कर चुके हैं कि बीजेपी की स्थिति खराब है। इस बार एनडीए सरकार नहीं बना रही है। महाविकास आघाड़ी जो है मजबूत स्थिति में है। और इन तमाम सर्वे रिपोर्ट्स को बल तब मिल जाता है जब बीजेपी के अंदर से ही बगावत की खबरें आने लगती है, सहयोगियों के अंदर की बगावत की खबरें आने लगती है। क्योंकि इस तरह की बगावत की खबरें के बल पर भी मिला था। अमित शाह आए थे और अमित शाह ने अपने नेताओं के साथ बैठक में यह साफ कहा था कि किसी भी स्थिति में विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सहयोगियों के साथ मिलकर रहे। यानी कि उनको बयानों ने यह संकेत दिया था कि बीजेपी के अंदर की स्थिति खराब है, सीट बंटवारे हो सकता है, बीजेपी के नेताओं को भी नाराज हो जाएं, भगदड़ मच जाए। यानी बीजेपी चौतरफा गिरी हुई है। उनको अपने संतुष्ट होने और ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सहयोगी संतुष्ट होने चाहिए। जनता तो नाराज है ही, जनता नाराज है, इसके सबूत लोकसभा चुनाव में मिल ही गया था। अब जब लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की बीवी जो है बहुत बुरी तरह से पीछे रह गई थी और वो चुनाव हार गई थी, तो ये तमाम प्रकार के जो महाराष्ट्र एनडीए में जो खेल चल रहा है, जो तोड़ जोड़ की राजनीति चल रहा है, जो सीट बंटवारे को लेकर के तोड़ फोड़ हो रहा है, जो नेताओं का दो दल बदल हो रहा है कि टिकट नहीं मिलेंगे तो हम किसी और पार्टी में जाएंगे, ये तस्वीरें साफ कर रही है कि एनडीए कहीं ना कहीं अपने आप को वहां पे अधर में लटकती देख रही है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।